सुहानी जब उस रूम के पास जाती है तो देखती है कि निशा दरवाजे के पास किसी मूर्ति की तरह खड़ी है और आंखें फाड़कर सामने देख रही थी। ये देखकर सुहानी उस रूम के अंदर जाती है और उस तरफ देखती है जिस तरफ निशा की नज़र थी। वहां का नज़ारा देखकर सुहानी अवाक रह जाती है। उस रूम के अंदर 3 लड़कियों की लाश पड़ी थी। रूम के अंदर का सीन देखकर डर से सुहानी की सांसें रुक जाती है। उस रूम का फ्लोर उन तीनों लड़कियों के खून से भरा था। वहां का सारा सामान, लड़कियों के बैग की बेडशीट और उनके बुक सब कुछ इधर उधर बिखरे हुए थे। एक लड़की की लाश जमीन पर पड़ी थी, दूसरी की बेड पर और तीसरी लड़की की लाश आधी बेड पर थी और आधी जमीन की तरफ लटक रही थी। उन तीनों के बाल बिखरे और आंखें खुली हुई थी। उनकी आंखें बाहर आ गई थी और उनकी पूरी बॉडी सफ़ेद पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बॉडी का सारा खून फ्लो पर फैल गया हो। ये सीन देखकर सुहानी भी निशा की तरह फ्रीज हो जाती है। तभी 2 और लड़कियां और वार्डन कमरे के अंदर आती है और डर से वो सब भी चीख पड़ती है। उनकी चीख की आवाज़ से सुहानी अपने होश में आती है और खुद को संभालती है। उन लाशों को देखकर वो लड़कियां और वार्डन भी अवाक रह गई थी। सुहानी उन सभी को रूम से बाहर लेकर जाती है। इतनी चीखें सुनकर हॉस्टल की सारी लड़कियां भी वहां आ जाती है और उस कमरे के अंदर जाने की कोशिश करने लगती है। सुहानी उन सभी को कमरे के अंदर जाने से रोकती है और निशा को भी वहां से बाहर निकालकर उस कमरे को लॉक कर देती है। निशा अभी भी शॉक में थी। सुहानी उसे अपने कमरे में ले जाकर बैठा देती है और फौरन युवराज को कॉल करके उसे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। सुहानी की बात सुनकर युवराज फौरन अपने घर से हॉस्टल के लिए निकल जाता है और वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता है। इधर सुहानी निशा को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी भी हालत ठीक नहीं लग रही थी। पूरे हॉस्टल में इस समय मातम का माहौल था। तभी हॉस्टल के सामने ब्लैक कलर की एक मर्सिडीज बेंज कार रुकती है। उस कार से ब्राइट ब्लैक साड़ी में पद्मिनी सिंघनिया बाहर निकलती है। वो चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लिए सीधे हॉस्टल के अंदर चली जाती है। पद्मिनी को हॉस्टल में आते देख वार्डन उसके पास आकर उसे विश करती है। पद्मिनी की नज़र वार्डन पर ना होकर उस कमरे की तरफ थी जिस कमरे में उन 3 लड़कियों की लाश थी। सब कुछ पता होने के बावजूद पद्मिनी वार्डन से कहती है, कहाँ है वो रूम? वार्डन उस कमरे की तरफ इशारा करती है। वो कमरा रिसेप्शन से सीधे दिखाई दे रहा था। पद्मिनी उस तरफ बढ़ने लगती है। पद्मिनी को उस तरफ बढ़ता देख वार्डन उसके पीछे पीछे जाते हुए घबराहट के साथ कहती है, मैम प्लीज आप अभी वहां मत जाए, पुलिस ने वहां किसी को भी जाने से मना किया है। जैसे ही वार्डन अपनी बात पूरी करती है पद्मिनी वहीं रुककर उसे गुस्से से घूरने लगती है। पद्मिनी को ऐसे घूरते देख वार्डन डरकर वहीं रुक जाती है और पद्मिनी उस कमरे की तरफ बढ़ जाती है। उस कमरे का दरवाजा लॉक था। पद्मिनी अपना हाथ उस लॉक पर फेरती है और वो लॉक अपने आप खुल जाता है। पद्मिनी रूम के अंदर चली जाती है। अंदर का नज़ारा देखकर भी पद्मिनी के चेहरे का एक्सप्रेशन नहीं बदलता। वो शांत आंखों से उन लाशों की तरफ बढ़ती जाती है। पद्मिनी जमीन पर पड़ी हुई लाश के पास जाती है और घुटने के बल वहां बैठ जाती है। फ्लोर पर खून फैला हुआ था जिससे पद्मिनी की साड़ी खून से भीग रही थी। पद्मिनी उस लड़की की लाश को गौर से देखने लगती है। तभी उसकी नज़र उस लड़की की गर्दन पर जाती है। वो अपना हाथ उस लड़की के गर्दन पर पड़े उन नाखूनों के निशान पर ले जाती है। उस निशान को छूते ही पद्मिनी के हाथ की उंगलियों पर खून लग जाता है। पद्मिनी खून लगे हुए अपने हाथ को अपने चेहरे के सामने लाकर देखने लगती है। उसे देखकर पद्मिनी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है, लेकिन अगले ही पल पद्मिनी के चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है और वो अपने सामने देखती है। उसे एहसास हो जाता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। शायद उसे ये भी पता चल गया था कि उसके पीछे कौन खड़ा है। पद्मिनी भी वहां से उठ जाती है और आराम से पीछे मुड़ती है। वहां युवराज खड़ा था। युवराज पद्मिनी को एकटक देख रहा था, जैसे वो जानता हो कि पद्मिनी वहां क्या करने आई है। युवराज पद्मिनी से एक शब्द नहीं कहता, बस आंखों में गुस्सा लिए उसे देखता रहता है। पद्मिनी युवराज को देखकर उस कमरे से बाहर जाने लगती है। जैसे जैसे पद्मिनी आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे उसकी उंगलियों, साड़ी और सैंडल पर लगा खून गायब होता जा रहा था। जब तक पद्मिनी कमरे के बाहर निकलती है उसकी बॉडी और कपड़ों पर लगा सारा खून साफ हो गया होता है। युवराज बिना कुछ कहे ये सब देख रहा था। पद्मिनी हॉस्टल से बाहर आती है और अपनी कार में बैठकर वहां से चली जाती है। पद्मिनी के वहां से जाते ही पुलिस की कार हॉस्टल में पहुंच जाती है। पुलिस कार के रुकते ही अर्नब बाहर निकलता है और बड़ी तेजी से हॉस्टल के अंदर जाने लगता है। उसके पीछे गोपाल और अर्नब की टीम भी हॉस्टल के अंदर जाती है। उस कमरे के पास पहुंचते ही अर्नब देखता है
कि दरवाजे के पास युवराज खड़ा है और उसकी नज़र कमरे के अंदर है। अर्नव गुस्से से युवराज से कहता है, युवराज, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अर्नव की बात सुनकर युवराज की नज़र उस पर जाती है। अपने नेचर से अलग इस बार युवराज अर्नव से कहता है, ओ आई एम सॉरी एएसपी सिंह, ये मेरे स्टूडेंट्स थे। दरवाज़ा खुला था तो मैं खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन मैंने यहाँ किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया है। युवराज की बात सुनकर अर्नव शांत होकर कहता है, इट्स ऑल। अर्नव मुड़कर रूम के दूसरी तरफ देखता है। रूम के अंदर के नज़ारे को देखकर अर्नव दंग रह जाता है। इतना भयानक सीन उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। सामने सफ़ेद पड़ी 3 लाशें, खून से भरा हुआ कमरा और उस लाशों की बाहर निकल आई आंखें, ये सब देखकर उसके माथे से पसीना बहने लगता है। घबराहट से कुछ पल के लिए अर्नव के कदम भी लड़खड़ा जाते हैं। अर्नव को लड़खड़ाते देख युवराज उसे संभालते हुए कहता है, एएसपी सिंह आर यू ऑक? अगले ही पल अर्नव संभलते हुए खुद को मजबूत करके कहता है, यस आई एम फाइन। अर्नव खौफ और हैरानी से उन लाशों को देखते हुए कहता है, इतनी बेरहमी से कोई किसी को कैसे मार सकता है? युवराज अर्नव के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। तभी गोपाल कमरे के अंदर आ जाता है। कमरे के अंदर आते ही जब वो अंदर का नज़ारा देखता है तो घबराहट से उसे उल्टी आने लगती है। वो फौरन कमरे से बाहर चला जाता है। गोपाल के जाते ही युवराज भी कमरे से बाहर जाने लगता है। तभी अर्नव उससे कहता है, युवराज, आपको क्या लगता है ये सारे मर्डर्स कौन कर रहा है? युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, ये पता लगाना तो आपका काम है। अर्नव युवराज पर शक करते हुए कहता है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप इन मर्डर्स के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं? युवराज अर्नव की आंखों में देखकर कहता है, एएसपी सिंह, जब तक आपने लॉजिक लगाकर इन केसेस को सॉल्व करने की कोशिश करते रहेंगे तो इन्हें सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अर्नव युवराज को शक भरी नज़रों से देखते हुए कहता है, तो आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? युवराज कहता है, जो जैसा है उसे बिल्कुल वैसे ही देखिए, आपको खुद ही सब कुछ समझ आ जाएगा। ये कहकर युवराज वहां से चला जाता है। युवराज हॉस्टल से बाहर निकलकर अपनी कार के पास जाता है। कार का दरवाजा खोलते ही उसकी नज़र कार की साइड मिरर पर जाती है। युवराज साइड मिरर में देखता है कि एक आदमी शॉल से अपना चेहरा ढककर हॉस्टल के बाहर भीड़ में खड़ा है। हालांकि उस आदमी ने शॉल से अपना चेहरा ढका हुआ था, लेकिन युवराज उसकी आंखें देखकर ही समझ जाता है कि वो आदमी और कोई नहीं राघव है। राघव की नज़र इस वक्त युवराज पर ही थी। राघव को ये बात नहीं पता थी कि युवराज ने उसे साइड मिरर से देख लिया है। युवराज राघव को देखकर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। वो चाहता तो उसे वहीं पर पकड़ सकता था, लेकिन वो बिना किसी रिएक्शन के कार के अंदर बैठ जाता है और कार आगे बढ़ा देता है। कार ड्राइव करते हुए युवराज अपने कान में ब्लूटूथ लगाकर किसी को कॉल करता है। सामने से एक लड़के की आवाज़ आती है, हेलो युवराज सर। युवराज कहता है, विवेक शाम 5 बजे निशा और सुहानी के साथ मुझे कैफे में मिलो। ये कहकर युवराज कॉल कर देता है। युवराज के जाते ही फॉरेंसिक टीम हॉस्टल में पहुंच जाती है और अर्नव बाकी की छानबीन में बीजेड हो जाता है। छानबीन के बाद अर्नव निशा और सुहानी का बयान लेने के लिए उनके पास जाता है, लेकिन उसे सिर्फ सुहानी का बयान मिलता है। निशा शॉक में थी और कुछ भी कह पाने की हालत में नहीं थी। शाम के 5 बजे थे। सुहानी, निशा और विवेक एक कैफे में बैठे थे। निशा बिल्कुल शांत बैठी थी। सुहानी और विवेक उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उन्हें अच्छे से रिस्पांस नहीं दे रही है। निशा ने जो आज सुबह देखा था उसकी वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब थी। विवेक सुहानी से कहता है, मैंने सुना है कि गर्ल्स हॉस्टल कुछ दिनों के लिए बंद किया जा रहा है। सुहानी उदास होकर कहती है, हाँ विवेक, तुमने बिल्कुल सही सुना है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए पूरा हॉस्टल सील कर रही है और कॉलेज मैनेजमेंट को भी लगता है कि अब वो हॉस्टल रहने के लिए सेफ नहीं है। तो जब तक वहाँ सिक्योरिटी का पूरा अरेंजमेंट नहीं हो जाता, हॉस्टल बंद रहेगा। सुहानी के ऐसा कहने पर निशा की उदासी और भी बढ़ जाती है। विवेक अनजान बनते हुए आगे कहता है, तो फिर हॉस्टल की लड़कियां कहाँ जाएंगी? कहती है, लड़कियां अपने लिए प्राइवेट हॉस्टल और पीजी ढूंढकर वहां शिफ्ट हो रही है। कुछ लड़कियां अपने फ्रेंड्स के घर शिफ्ट हो चुकी है। कॉलेज मैनेजमेंट भी लड़कियों को प्राइवेट हॉस्टल और पीजी ढूंढने में हेल्प कर रहा है। इनफैक्ट काफ़ी लड़कियों को हॉस्टल प्रोवाइड करा दिया गया है और कुछ लड़कियां उस साए के डर से अपने घर जा चुकी है। ये सुनकर विवेक सुहानी से कहता है, तो तुम लोगों को हॉस्टल मिल गया? निशा विवेक की इस बात का जवाब देते हुए कहती है, नहीं,
हमें ना कोई हॉस्टल मिला और ना ही कोई पीजी। हॉस्टल की सारी लड़कियों के रहने का इंतजाम हो चुका है सिवाय हमारे। निशा की बात सुनकर विवेक मन ही मन मुस्कुराने लगता है। वो आगे कहता है, लेकिन कॉलेज मैनेजमेंट तो स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा है ना, तो क्या उन्होंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की? सुहानी शिकायत भरी आवाज में कहती है, नहीं यार, वो बस कह रहे हैं कि वो ट्राई कर रहे हैं। इसके अलावा उनका कोई जवाब नहीं आ रहा। सुहानी की बात खत्म होते ही निशा परेशान होकर कहती है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। 2 घंटे में हॉस्टल बंद कर दिया जाएगा और हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। लगता है आज रात हमें रोड पर ही सोना पड़ेगा। सुहानी और उसके दोस्त यही बातें कर रहे थे, तभी वहां युवराज पहुंच जाता है। युवराज किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और काम से आया है। युवराज के वहां आते ही विवेक निशा और सुहानी से कहता है, अरे युवराज सर, यहाँ क्या कर रहे? विवेक ऐसे प्रीटेंड कर रहा था जैसे युवराज को वहां देखकर वो भी सरप्राइज्ड है। विवेक की बात सुनकर निशा और सुहानी भी युवराज की तरफ देखने लगते हैं। कॉल कट करने के बाद युवराज की नज़र उन तीनों पर जाती है। उन्हें देखकर युवराज उनके पास आकर बैठ जाता है। युवराज देखता है कि सुहानी और निशा का मुंह लटका हुआ था। उससे इसकी वजह भी अच्छे से पता थी, फिर भी वो अनजान बनते हुए कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर वो तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। सुहानी को युवराज का ये बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा था। इससे पहले कभी युवराज ऐसे उनके पास आकर नहीं बैठता था। बैठना तो दूर, युवराज ऐसे कैफे में उन्हें देखकर उनको इग्नोर कर देता था। लेकिन आज युवराज का एटीट्यूड कुछ अलग ही था। युवराज की नज़र निशा के उतरे हुए चेहरे पर जाती है। उसे देखकर वो कहता है, एनी प्रॉब्लम? युवराज का सवाल सुनकर निशा और सुहानी खामोश रहते हैं, लेकिन विवेक उसे सारी प्रॉब्लम्स बता देता है। विवेक के मुंह से निशा और सुहानी की प्रॉब्लम सुनकर युवराज कुछ सोचने लगता है। कुछ देर सोचने के बाद युवराज कहता है, अगर तुम लोग चाहो तो मेरे घर में रह सकते हो। युवराज के ऐसा कहते ही निशा और सुहानी उसे हैरानी से देखने लगती हैं। निशा युवराज से कहती है, युवराज सर, हम आपके घर में कैसे रह सकते हैं? युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, जब तक तुम्हें रहने की कोई जगह नहीं मिल जाती, सिर्फ तब तक तुम लोग मेरे घर में रह सकते हो। सुहानी कहती है, थैंक्स फॉर योर हेल्प सर, लेकिन हम आपके घर नहीं आ सकते। आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हम मैनेज कर लेंगे। सुहानी का जवाब सुनकर विवेक डिसअपॉइंट हो जाता है, लेकिन युवराज उसी टोन में कहता है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुम दोनों मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। एक बार और सोच लो, अब तुम्हारे पास बस 2 ऑप्शन हैं, या तो तुम लोग कुछ दिनों के लिए मेरे घर शिफ्ट हो जाओ या फिर पढ़ाई छोड़कर वापस अपने घर चले जाओ। द चॉइस इज योर्स। ये कहते हुए युवराज वहां से उठकर जाने लगता है। युवराज वहां से जाने के लिए बस कुछ ही कदम बढ़ा पाया था, तभी निशा उठकर उसे पीछे से आवाज देती है, युवराज सर। निशा की आवाज सुनकर युवराज के कदम रुक जाते हैं और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ता। अगले ही पल निशा कहती है, हम आपके घर चलने के लिए तैयार हैं। सुहानी कहती है, थैंक्स फॉर योर हेल्प सर, लेकिन हम आपके घर नहीं आ सकते। आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हम मैनेज कर लेंगे। सुहानी का जवाब सुनकर विवेक डिसअपॉइंट हो जाता है, लेकिन युवराज उसी टोन में कहता है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुम दोनों मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। एक बार और सोच लो, अब तुम्हारे पास बस 2 ऑप्शन हैं, या तो तुम लोग कुछ दिनों के लिए मेरे घर शिफ्ट हो जाओ या फिर पढ़ाई छोड़कर वापस अपने घर चले जाओ। द चॉइस इज योर्स। ये कहते हुए युवराज वहां से उठकर जाने लगता है। युवराज वहां से जाने के लिए बस कुछ ही कदम बढ़ा पाया था, तभी निशा उठकर उसे पीछे से आवाज देती है, युवराज सर। निशा की आवाज सुनकर युवराज के कदम रुक जाते हैं और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ता। अगले ही पल निशा कहती है, हम आपके घर चलने के लिए तैयार हैं। वहां से जाने के लिए युवराज ने बस कुछ ही कदम आगे बढ़ाया था, तभी निशा उठकर पीछे से उसे आवाज देती है, युवराज सर। निशा की आवाज सुनते ही युवराज के कदम रुक जाते हैं और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ता। निशा आगे कहती है, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। अब युवराज की स्माइल थोड़ी और बढ़ जाती है, लेकिन अगले ही पल वो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पीछे मुड़ता है। निशा की बात सुनकर सुहानी भी उठकर खड़ी हो जाती है। वो निशा की तरफ झुकते हुए उसके कान में धीरे से कहती है, निशा, तू क्या बोल रही है? हम युवराज सर के घर में कैसे रह सकते हैं?
निशा भी सुहानी की तरफ झुककर फुसफुसाते हुए कहती है, देख सुहानी, इस वक्त युवराज सर के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सड़क पर रात बिताने से अच्छा हम युवराज सर के घर चले जाए। जैसे ही हमें रहने के लिए कोई अच्छी जगह मिलेगी, हम सर के घर से चले जाएंगे। सुहानी निशा की बात से इनकार नहीं कर पाती, क्योंकि उसे भी पता था कि निशा अभी सही कह रही है। सच में उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। युवराज उन दोनों को इस तरह से बात करते देख अपनी घड़ी पर नजर डालते हुए कहता है, तुम लोगों को जो भी डिसाइड करना है जल्दी करो, मुझे और भी बहुत जरूरी काम है। विवेक युवराज को देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगता है और सोचता है, मुझे तो पता भी नहीं था कि युवराज सर इतने अच्छे एक्टर हैं। खुद ही सुहानी और निशा को अपने घर लेकर जाना चाहते हैं और ऐसे दिखा रहे हैं जैसे उन्हें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। निशा फुसफुसाते सुहानी से कहती है, प्लीज मान जा यार, अगर ये ऑप्शन भी हाथ से गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तुझे वापस कश्मीर जाना पड़ेगा और मैं तो कहीं जा भी नहीं सकती। मेरे मॉम डैड मेरे स्टेप मॉम डैड के साथ अलग अलग देशों में रहते हैं। निशा की बात सुनकर सुहानी विवेक की तरफ देखने लगती है। विवेक भी अपनी बात पर जोर देकर कहता है, सुहानी, फिलहाल तुम्हारे लिए यही बेस्ट ऑप्शन है। सुहानी युवराज को देखकर धीरे से कहती है, ठीक है, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर युवराज की आंखों में हल्की चमक आ जाती है, लेकिन वो अपने चेहरे से कुछ भी जाहिर नहीं होने देता। वो आगे बढ़कर उन तीनों के पास जाता है और कहता है, ठीक है, तुम तीनों जाकर अपना सामान पैक कर लो, 1 घंटे में मैं तुम लोगों को पिक कर लूंगा। अब हैरान होने की बारी विवेक की थी। युवराज की बात सुनकर विवेक भी उठकर खड़ा हो जाता है। वो युवराज से कहता है, सर, हम तीनों मतलब आपके घर में तो निशा और सुहानी शिफ्ट हो रही हैं ना, तो मैं क्यों अपना सामान पैक करूं? निशा और सुहानी भी युवराज को सवालिया नजरों से देखने लगती हैं। युवराज सहजता से कहता है, क्योंकि तुम भी मेरे घर शिफ्ट हो रहे हो। लेकिन क्यों? मेरा हॉस्टल तो बंद नहीं हो रहा, विवेक अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है। युवराज उसी अंदाज में कहता है, तो क्या तुम अपने दोस्तों की किसी भी अनजान जगह में अकेले रहने दोगे, स्पेशली जब वो लड़की हो? युवराज के ऐसा कहने पर निशा और सुहानी विवेक को उम्मीद भरी नजरों से देखने लगती है। विवेक युवराज के सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता। वो सोच में पड़ जाता है कि ये तो उनके प्लान का पार्ट नहीं था। युवराज ने उससे बस निशा और सुहानी को अपने घर शिफ्ट करने की बात कही थी। विवेक को खामोश देखकर युवराज कहता है, 1 घंटे में तैयार रहना। ये कहकर युवराज वहां से चला जाता है। ठीक 1 घंटे बाद निशा, सुहानी और विवेक गर्ल्स हॉस्टल के बाहर खड़े होकर युवराज का इंतजार कर रहे थे। सुहानी परेशान होकर कहती है, यार, मुझे ऐसे युवराज सर के घर जाकर रहना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। निशा भी कहती है, हाँ यार, ठीक तो मुझे भी नहीं लग रहा, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। इधर विवेक सदमे में अपना मुंह बनाकर खड़ा था। वो दुखी होकर अपने मन में कहता है, अब मैं क्या कहूँ? यहाँ तो मेरे साथ ही गेम हो गया। युवराज सर ने मुझे बताया ही नहीं था कि वो मुझे भी अपने घर ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ ही देर में युवराज की कार गर्ल्स हॉस्टल के बाहर पहुंच जाती है और वो तीनों अपना सामान रखकर कार के अंदर बैठ जाते हैं। कार युवराज के घर की तरफ बढ़ जाती है। कार के वहां से जाते ही एक पेड़ के पीछे से राघव बाहर निकलता है। वो काफी देर से उस पेड़ के पीछे छुपकर सुहानी और उसके दोस्तों की बातें सुन रहा था। पेड़ से बाहर निकलकर वो गुस्से से युवराज की जाती हुई कार को देखने लगता है। कार देखते हुए राघव खुद से कहता है, युवराज दीवान, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम खुद शिवी को मौत के मुंह में लेकर जा रहे हो। कुछ ही देर में युवराज की कार दीवान विला पहुंच जाती है। सुहानी, निशा और विवेक जैसे ही कार से बाहर निकलते हैं, युवराज के शानदार घर को देखकर हैरान रह जाते हैं। उन तीनों ने इतना शानदार बंगला पहले कभी नहीं देखा था। उस बंगले को देखते हुए वो तीनों कुछ देर वहीं फ्रीज हो जाते हैं। उनकी नज़र बंगले से बिल्कुल भी नहीं हट पाती। उन तीनों को हैरान देखकर युवराज उनके पास जाता है और कहता है, अंदर चलें। युवराज की आवाज़ सुनकर वो तीनों अपने होश में आते हैं और हाँ में सर हिलाते हैं। वो युवराज के पीछे पीछे बंगले के अंदर आ जाते हैं। बंगले के अंदर आकर उनकी हैरानी और भी बढ़ जाती है। अंदर से वो बंगला और भी खूबसूरत दिख रहा था। उस बंगले के बीच में एक बड़ा सा हॉल था। हॉल में राउंड शेप में 2 सीढ़ियां थी जो फर्स्ट फ्लोर तक जाती थी। फर्स्ट फ्लोर में कई सारे कमरे थे। युवराज का घर किसी 5 स्टार होटल जैसा था। बंगले के हॉल में आकर सुहानी और उसके दोस्त उसे देख ही रहे थे, तभी शुभ्रा वहां आ जाती है। शुभ्रा उन सभी को देखकर चौंक जाती है,
क्योंकि युवराज कभी किसी को अपने घर लेकर नहीं आता था। इससे पहले शुभरा कुछ कहती, युवराज उसके पास जाकर कहता है, मासी, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये कुछ दिनों तक यही रहेंगे। युवराज के ऐसा कहते ही शुभरा हैरान रह जाती है, लेकिन कुछ ही पलों में वो नॉर्मल होकर सुहानी, निशा और विवेक को वेलकम करती है। युवराज एक सर्वेंट को उन सभी को उनके कमरे तक ले जाने के लिए कहता है। वो तीनों नौकर के पीछे पीछे अपने अपने कमरे तक चले जाते हैं। उन तीनों के वहां से जाते ही शुभरा फिर से सीरियस हो जाती है। वो युवराज से कहती है, युवराज, तुम इन्हें यहाँ लेकर क्यों आए हो? युवराज जवाब देता है, कल रात कॉलेज के हॉस्टल में एक एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए हॉस्टल सील कर दिया है। इनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं इन्हें घर ले आया। शुभरा परेशान होते हुए कहती है, बेटा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम तो जानते हो ना कि वो साया यहाँ कभी भी आ सकता है। ऐसे में यहाँ इन सब की जान को खतरा है। युवराज कहता है, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कहकर युवराज ऊपर अपने कमरे में चला जाता है और शुभरा परेशान होकर उसे जाते हुए देखती रह जाती है। इधर अपने कमरे में आकर निशा और सुहानी की हैरानी और भी बढ़ जाती है। उनका कमरा बहुत ही खूबसूरत और लग्जरियस था। सुहानी और निशा को एक ही कमरा मिला था, जो युवराज के कमरे से लगा हुआ था। विवेक भी पास वाले कमरे में था। निशा उस कमरे को देखते हुए कहती है, यार सुहानी, ये कितना ऑसम है। निशा सुहानी की तरफ मुड़ती है। सुहानी वहां कंफ्यूज होकर खड़ी थी। ये देखकर निशा भी थोड़ी सीरियस हो जाती है। वो सुहानी के पास जाकर कहती है, क्या हुआ, तू परेशान लग रही है? सुहानी कहती है, निशा, तुझे ये सब अजीब नहीं लग रहा है? निशा कुछ सोचकर कहती है, क्या अजीब लग रहा है? सुहानी कहती है, हमारा हॉस्टल सील किया गया। मैनेजमेंट ने सारी लड़कियों को रूम प्रोवाइड किया, सिवाय हमारे। और जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, उसी वक्त युवराज सर हमारे पास आ गए। ये सब अजीब नहीं है। सुहानी की बात सुनकर निशा भी सोच में पड़ जाती है। वो अपना सर खुजाते हुए कहती है, हाँ यार, अपने स्ट्रेस में मेरा ध्यान इस तरफ गया ही नहीं। कुछ देर रुककर निशा कहती है, तो तुझे क्या लगता है कि युवराज सर की वजह से मैनेजमेंट ने हमारी मदद नहीं की, जिससे युवराज सर हम तीनों को अपने घर ले आए? सुहानी भी कंफ्यूज होकर कहती है, लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि युवराज सर ऐसा क्यों करेंगे। ये सुनकर निशा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए सुहानी को देखने लगती है। सुहानी निशा का मतलब अच्छे से समझ रही थी। वो वहां से उठकर वॉशरूम तरफ जाते हुए कहती है, शुरू हो गया इसका। निशा भी सुहानी के पीछे जाते हुए कहती है, अरे सुहानी, सुनना, मुझे सच में लगता है कि युवराज सर। निशा इतना ही कह पाई थी कि सुहानी वॉशरूम में जाकर दरवाजा बंद कर देती है। रात के 10 बजे थे। राघव अपने घर में मिरर के सामने खड़ा था और खुद को एकटक देख रहा था। उसकी की दाढ़ी मूंछ बड़ी हुई थी और उसने आंखों में एक मोटा सा चश्मा लगाया हुआ था। वो मिरर के सामने बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा था। खुद को देखते हुए राघव की आंखों में गुस्सा था। तभी वो अपने सामने की ड्रेसिंग टेबल से एक कैंची निकालता है और अपने लंबे बाल और दाढ़ी काटने लगता है। बाल और दाढ़ी काटने के बाद वो शेव करना शुरू करता है। कुछ ही देर में राघव अपने चेहरे पर क्लीन शेव कर लेता है। अब उसके बाल भी कटकर काफी छोटे हो गए थे। राघव अपनी आंखों से चश्मा निकालकर लेंस लगा लेता है। अब राघव पहले से बिल्कुल अलग दिख रहा था। उसके लुक्स में इतना चेंज आ गया था कि अब उसे पहचान पाना मुश्किल था। राघव मिरर में खुद को देखते हुए कहता है, मैं शिवी को ऐसे नहीं छोड़ सकता। उस पर नजर रखने के लिए जो करना पड़ेगा, मैं वो करूंगा। इधर दीवान विला में बिल्कुल खामोशी छाई थी। निशा, सुहानी और विवेक डिनर करके अपने अपने रूम में सो गए हैं। बंगले के स्टाफ के सभी लोग भी अपना काम खत्म करके सो रहे थे। वहीं 2 सिक्योरिटी गार्ड भयानक रात में भी युवराज के घर के गेट के पास जागते हुए अपनी ड्यूटी कर रहे थे। युवराज ने अब घर से सिक्योरिटी काफी कम कर दी थी। वहां सिर्फ 2 सिक्योरिटी गार्ड्स बचे थे। तभी एक आदमी बाउंड्री वॉल से कूदकर बंगले के अंदर आ जाता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि राघव ही था। आज राघव की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग दिख रही थी। 6 फीट हाइट, गेवा रंग, लाइट ब्राउन आइज और क्लीन शेव। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि उसकी उम्र 45 साल के आसपास होगी। वो बड़ी फुर्ती से दीवार से कूदकर कैमरे से बचते हुए धीरे धीरे मेन गेट की तरफ बढ़ता है। मेन गेट से कुछ दूर रुककर राघव अपने पैंट के पॉकेट से एक पत्थर निकालता है और गेट के ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरा पर निशाना लगा देता है। उसके एक बार से ही कैमरा टूट जाता है। कैमरा टूटने की आवाज जब गॉड को सुनाई देती है तो वो टॉर्च लेकर अपने आसपास देखता है।
लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखता। इस वक्त राघव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे युवराज के घर के सारे कैमरे के बारे में अच्छे से पता है। सीसीटीवी कैमरा तोड़कर वो धीरे से उस गॉड के पीछे पहुंचता है। अगले ही पल राघव गॉड को पीछे से पकड़कर उसके नाक और मुंह पर एक रुमाल रख देता है। कुछ ही सेकंड्स बाद वो गॉड बेहोश हो जाता है। दूसरा गॉड बंगले के दूसरे हिस्से में था। उसे इन सब बातों का कोई अंदाजा नहीं था। उस गॉड के बेहोश होने पर राघव उसे घसीटते हुए गेट से बाहर ले जाता है। गेट के बाहर राघव की कार खड़ी थी। वो गॉड को कार के अंदर ले जाता है। कुछ देर बाद राघव उस कार से बाहर निकलता है। अब वो गॉड के यूनिफॉर्म में था। राघव ने उसी गॉड का यूनिफॉर्म पहन लिया था और गॉड को कार के अंदर लॉक कर दिया था। राघव गेट के अंदर आकर उस सिक्योरिटी गार्ड की जगह पर खड़ा हो जाता है। उसने गॉड के कैप से अपना आधा चेहरा छुपा लिया था जिससे उसे कोई पहचान ना सके। कुछ घंटे तक राघव उसी तरह गेट के पास खड़ा रहता है। उसके बाद वो बंगले के चारों तरफ घूमते हुए बंगले को देखने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ढूंढ रहा है। एक्चुअली राघव सुहानी का कमरा ढूंढ रहा था। सुहानी का कमरा फर्स्ट फ्लोर में था, इसलिए राघव उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। बंगले को देखते हुए राघव के मन में ख्याल आता है कि वो पाइप से चढ़कर सुहानी के कमरे तक पहुंच जाए, लेकिन वहां पर जगह जगह कैमरे लगे थे। राघव जानता था कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो वो पकड़ा जाएगा। जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो वापस उस गेट के पास आकर एक गॉड की तरह खड़ा हो जाता है। इधर युवराज अपने रूम में बेड पर बैठा था। युवराज के सामने लैपटॉप था जिसमें वो सीसीटीवी की लाइव फुटेज देख रहा था। राघव को इतने स्मार्टली अपने घर में घुसते हुए देखकर युवराज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो लैपटॉप स्क्रीन को देखते हुए कहता है, मुझे पता था कि तुम सुहानी का पीछा करते हुए यहाँ तक जरूर आओगे। युवराज के बंगले की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। उसके घर में बहुत से कैमरे लगे थे जिसमें से कुछ दिखते थे और कुछ नहीं। हिडन कैमरे के बारे में सिर्फ युवराज जानता था। युवराज ने जानबूझकर अपने घर से सिक्योरिटी हटाई थी। वो जानता था कि राघव उसके घर जरूर आएगा और घर में घुसने से पहले सीसीटीवी कैमरे को डैमेज कर देगा। युवराज ये सब सोच ही रहा था तभी उसका फोन बजता है। युवराज फोन उठाकर कहता है, हाँ रॉबिन। फोन से युवराज के सिक्योरिटी हेड रॉबिन की आवाज आती है, सर मैंने उस आदमी पर नजर रखा हुआ है। वो इस वक्त हमारे गेट पर सिक्योरिटी गार्ड के यूनिफॉर्म में है। आप कहें तो उसे अभी दबोच लूं। युवराज रॉबिन से कहता है, नहीं, अभी उसे पकड़ने का वक्त नहीं आया है। बस उस पर नजर रखो और देखो कि ये अपनी ड्यूटी के बाद कहाँ जाता है। कुछ देर रुककर युवराज आगे कहता है, और हाँ, थोड़ा ध्यान से, ये आदमी काफी चालक और बहुत डेंजरस है। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।